जरा सोचिए, कल सुबह सूरज निकले और उसकी रोशनी में जिंदगी देने वाली गर्माहट न होकर के सिर्फ मौत छिपी हुई हो। जरा सोचिए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों फसलें जल रही होगी, नदियां सूख जाएंगी और इंसानों के चेहरे सूरज की रोशनी में झुलस रहे होंगे। ये डरावनी दुनिया हकीकत बन सकती थी, लेकिन हमारी पृथ्वी ने हमें एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जिससे कि हमारा जीवन आसान हो सके, और इसी सुरक्षा कवच का नाम है ओजोन। दोस्तों, ये एक ऐसी ढाल है जो निरंतर एकदम शांत तरीके से हमारी लगातार सुरक्षा करती है, लेकिन अफसोस इंसान के महत्वाकांक्षी कर्मों की वजह से, लगातार विकास के कार्यों की वजह से इस परत का ही हमने लगातार क्षरण करना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक यादव है और आज हम बात करने वाले हैं ओजोन लेयर और ओजोन दिवस के बारे में। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी की है, क्योंकि अगर ये ओजोन परत नहीं होती तो हो सकता है ये कहानी सुनाने के लिए आज हम जिंदा भी नहीं होते। अगर हम ओजोन लेयर की बात करेंगे तो हमारे वायुमंडल के समताप मंडल नामक दूसरी परत में खास करके 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, ये ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप माना जाता है। सर्वप्रथम अगर हम बात करेंगे ओजोन की खोज किसने की, जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक श्योनवाइन ने 1839 में ओजोन गैस की खोज की थी। इस ओजोन गैस का जो रंग होता है वो हल्का नीला होता है और इसमें से बहुत ही तीखी गंध आती है। अब क्योंकि इसमें से तीखी गंध आती है, इसीलिए इसका जो नाम है वो ओजिन से बना हुआ है, यानी कि इसका अर्थ है सूंघना। दोस्तों, 1913 की बात है जब फेब्रे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये बताया था कि जो ओजोन की परत है उसका सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन हमें समताप मंडल में देखने को मिलता है। एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था चैंपमैन। चैंपमैन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि एक साइक्लिक ऑर्डर में किस प्रकार ओजोन का निर्माण होता है और किस प्रकार ओजोन डिस्ट्रॉय भी होती है। दोस्तों, दरअसल में होता क्या है, जब ऑक्सीजन के ऊपर सनलाइट इंसिडेंट होता है तो यही ऑक्सीजन टूट जाता है नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि नवजात ऑक्सीजन में, यानी कि O नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है, और यही नवजात ऑक्सीजन एक नए ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ओजोन का निर्माण करता है, जिसे O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार जब ये ओजोन है फिर फर्दर जब ब्रेक होती है तो ये ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में बदल जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर में ओजोन सनलाइट की प्रेजेंस में बनती भी है और ये टूटती भी है। दोस्तों, ये जो ओजोन लेयर है समताप मंडल में रहते हुए जो सन से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पैराबैंगनी किरणें होती हैं, इनसे हमारी सुरक्षा करती है। दोस्तों, ये जो ओजोन लेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यतः इसका कॉन्सेंट्रेशन समताप मंडल में पाया जाता है। अब बात ही आती है कि सर जो ये ओजोन लेयर है इसकी मोटाई कितनी है। दोस्तों, ओजोन लेयर की मोटाई को मापने के लिए जो सबसे पहले जो कदम उठाया था उन वैज्ञानिक का नाम था डॉप्सन, और उन्हीं के सम्मान में जो ओजोन लेयर को मेजर करने की यूनिट है उसको डॉप्सन कहा जाता है। एक डॉप्सन बराबर होता है 0.01 mm के, और अगर हम एवरेज थिकनेस की बात करेंगे ओजोन लेयर की तो ये लगभग 300 से लेकर के 500 डॉप्सन के आसपास होती है। मैंने बताया आपको कि जो ये लेयर है वो क्या करती है, सन से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि अगर ये लेयर नहीं होती तो हम झुलस चुके होते, बहुत सारे माइक्रोब्स झुलस चुके होते। इसके पीछे कारण है क्योंकि दोस्तों, अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमें हमारे अर्थ सरफेस को लगातार डायरेक्टली अगर हिट करेंगी तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो आएगी टेम्परेचर राइज होना, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, यानी सूक्ष्म जीव खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारी आंखों में जलन होना, आंखों में दिक्कत होना, और साथ ही साथ इसमें एक और समस्या होगी स्किन कैंसर होना, और खास करके उन लोगों में स्किन कैंसर होना जिनकी स्किन फेयर है। दोस्तों, जीव विज्ञान का ऐसा कहना है कि जो हमारी स्किन होती है, हमारी त्वचा होती है, उसमें मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन कलर को डिसाइड करता है। अगर मेलानिन का अमाउंट ज्यादा है तो स्किन का कलर डार्क होगा, अगर मेलानिन का अमाउंट कम है तो स्किन का कलर फेयर होगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो मेलानिन है वो हमारी बॉडी को यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब स्किन कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा उन लोगों को बढ़ जाएगी जिनकी स्किन फेयर है।
अब दोस्तों हम अपने आसपास जब भी हम डेवलपमेंट के कार्यों को देखते हैं या फिर हम अपने डेली यूज में जब हम कुछ चीजों को देखते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर का होना, साथ ही साथ स्प्रे प्रोडक्ट का यूज करना, फायर सिलेंडर्स का यूज करना, इन सभी के सभी चीजों में हम क्या करते हैं, कुछ गैसेस का यूज करते हैं और ये गैसेस एज अ कूलेंट यूज की जाती है या फिर एज अ एरोसोल्स हम इनका यूज करते हैं। इन्हीं में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से ओजोन का डिप्लेशन होता है और इन सब्सटेंस को कहा जाता है ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस, यानी कि ओजोन के क्षरणकारी पदार्थ, और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है ओडीएस। अगर मैं ओडीएस की बात करूंगा तो सबसे पहले इसमें नाम आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम आता है इसमें, यानी कि सीएफसी। इसमें नाम आता है एचबीएफसी का। इसमें नाम आता है मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म का। दोस्तों ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी वजह से जो ओजोन लेयर है लगातार इसका डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है। और यह पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ओजोन डिप्लेशन ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में ओजोन जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड हमें नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक चिंता का विषय है सूक्ष्म जीवों के लिए, इंसानों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। दोस्तों सबसे पहले फॉरमैन नामक वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर ओजोन होल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, यानी ओजोन छिद्र को इन्होंने सबसे पहले देखा था। और ओजोन छिद्र का मतलब है यहां पर कि ओजोन परत की मोटाई सबसे कम प्राप्त होना। इसके बाद फिर बात आई कि क्या हम बुद्धिजीवी इंसान होने का क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता है कि हम अपनी और पूरे के पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को पैराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बचाएं, यानी कि ओजोन संरक्षण पर कदम उठाया जाए। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1985 में यह निर्णय लिया गया कि एक कॉन्वेंशन का आयोजन करके ओजोन डिप्लेशन कंजर्वेशन के ऊपर कदम उठाया जाए। तो यह पहला कदम था जब वियना कॉन्वेंशन में यह कहा गया कि हमें ओजोन संरक्षण को पूरी तरह से अब हमें बढ़ावा देना होगा और साथ ही साथ ऐसे नियम बनाने होंगे जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस हैं उनको कम से कम यूज पर उनको एक तरह से बाउंड करें। 1987 की बात है जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया। दोस्तों कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पर इस कॉन्वेंशन का आयोजन किया गया था और इस कॉन्वेंशन में इस बात पर जोर दिया गया कि जो सीएफसी है जिसका हम एज अ कूलेंट रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज करते हैं, इसका हम धीरे धीरे करके इसके उपयोग को हमें कम करना होगा। और यह भी कहा गया कि क्लोरोफ्लोरो सीएफसी है, इसको यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, यानी कि सीएफसी को हम रिप्लेस करना होगा हमें एचएफसी से। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एचएफसी का हमारे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो सीएफसी की अपेक्षा थोड़ा कम है। इसके बाद दोस्तों 2016 की बात है जब 2016 में किगाली जो कि रवांडा की राजधानी है वहां पर एक कॉन्वेंशन का आयोजन किया गया और उस कॉन्वेंशन में इस बात का टारगेट रखा गया कि हमें 2040 तक जो हमें एचएफसी है इसको रिप्लेस करना होगा किसके साथ, एचएफओ के साथ। यानी कि मेरा कहने का मतलब दोस्तों यह है कि एक तरफ हमें ओजोन के कंजर्वेशन पर भी पूरी तरह से ध्यान रखना है और साथ ही साथ दोस्तों हमें इस बात का भी ध्यान में रखना है कि जो हम अपनी आवश्यकताओं के लिए जिन सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं उनको हम धीरे धीरे कम करते जाएं और उनके लिए एक बेहतर सब्स्टिट्यूएंट भी हम तैयार करें। 1994 की बात है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ओजोन दिवस को वैश्विक रूप पर मनाने का निर्णय लिया गया और 16 सितंबर का दिन चुना गया क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1995 में पहला ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। दोस्तों आज भी 16 सितंबर है, आज हमारा ओजोन डे है और आज का दिन जो है वो खास इसलिए और है क्योंकि आज के ओजोन डे की जो थीम है वो है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। दोस्तों हमें प्रकृति ने जो एनवायरनमेंट दिया है वो एक उपहार स्वरूप दिया हुआ है। हम इसी एनवायरनमेंट में रह करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और कई बार रिसोर्स को यूटिलाइज करने के चक्कर में हम बायोडायवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों में एक बात याद रखनी होगी, प्रकृति बहुत ईमानदार है। हम जितना प्रकृति को देंगे वो उतना दुगना हमें वापस देगी, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। यानी कि अगर हम प्रकृति को कंजर्व न करके प्रकृति के संसाधनों को अगर नष्ट करेंगे तो
प्रकृति जब उल्टा हमें रिवर्स में वापस करेगी तो यही एक नेचुरल डिजास्टर कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सभी लोगों को मिलकर के अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहना होगा और पर्यावरण संरक्षण में हमारे देश के एक एक नागरिक को अपना योगदान देना होगा। तो चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच।